गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आप लोगों ने मुझे कहा था कि आप लोग जो है संगोली पैक्ट और इंडिया नेपाल रिलेशन जो कि आजकल डिस्प्यूट में है, आजकल काफ़ी ज़्यादा विवादों के कारण चर्चा में है, उस बारे में आप जो है थोड़ा सा जानकारी चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वही पूरी डिटेल से बताऊंगा कहाँ और कैसे क्यों ये डिस्प्यूट आज के समय में है। उसके लिए हमें थोड़ा सा शुरुआत में जाना पड़ेगा और नेपाल की हिस्ट्री, ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री, नेपाल ब्रिटिशर्स के रिलेशंस और संगोली पैक्ट को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम वहाँ से कहाँ से शुरू हुई है। तो सबसे पहले नेपाल की हिस्ट्री को आप जानिए। नेपाल जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, मैप में आप देख रहे होंगे, नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, बफर स्टेट है। नेपाल के जो है एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ तिब्बत या चाइना वाला भाग है। नेपाल उन राष्ट्रों में से एक राष्ट्र है जो आज तक कभी भी किसी दूसरे के अधीन या गुलाम नहीं रहा। उसका सबसे बड़ा कारण था नेपाल एक तरफ हिमालय से पूरी तरह से सुरक्षित है, यानी तिब्बत वाला जो ये भाग है इस तरफ ऊंचे ऊंचे हिमालय के पहाड़ हैं, तो यहाँ से नेपाल पूरी तरीके से सुरक्षित है, जबकि ये वाला जो भाग है ये पूरा भारत वाला भाग है। तो नेपाल की अगर हम इतिहास की बात करें तो नेपाल का जो गठन हुआ वो किस प्रकार से हुआ, आपको पता है 13, 14, 15 सेंचुरी में हर जगह राजवंश राज कर रहे थे, नेपाल में भी यही स्थिति थी। और हम शुरुआत करेंगे नेपाल 1772 से पहले, बिफोर 1772, 1772 से पहले नेपाल की स्थिति क्या थी उसे देखिए। नेपाल में कुल मिलाकर के 46 राज्य होते थे, 46 राज्य होते थे, यानी छोटे छोटे राजा राज करते थे। इनमें से 22 जो ये राज्य हैं ये इस तरफ होते थे, यानी उत्तराखंड की सीमा की तरफ। आपका डोटी हो गया, आपका दुल्लू हो गया, जमुला हो गया, ये सारे राज्य कुल मिलाकर के 22 उत्तराखंड और यूपी की सीमा की तरफ थे, जबकि काठमांडू की साइड टोटल 24 और राज्य थे, यानी कुल मिला के 46 राजा छोटे मोटे वहाँ पे राज कर रहे थे। नेपाल एक साथ एकीकृत नहीं था, नेपाल बिल्कुल अलग अलग बटा हुआ था। लेकिन इन 24 राजाओं में जो ये 22 राजा यहाँ थे, काठमांडू में जो 24 राजा थे उनमें से एक राजा, इन 24 राजाओं में से एक राजा शाही ठकुरी जाति का था, मगर जाति का शाही ठकुरी राजवंश, जिसने सबसे पहले नेपाल के एकीकरण की शुरुआत की। और उसमें भी 1772 से 1775 पृथ्वी नारायण शाही मगर जाति का जो ये शाही ठकुरी वंश था, इसका एक राजा 1772 में राजगद्दी जिसने संभाली वो था पृथ्वी नारायण शाह। और नेपाल के इतिहास में इसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि नेपाल के एकीकरण की शुरुआत इसने की। एकीकरण की शुरुआत कैसे की, जो मैंने आपको बताया, काठमांडू की साइड 24 राज्य थे और उत्तराखंड की साइड 22 छोटे छोटे राज्य थे। तो पृथ्वी नारायण शाह ने इन 24 राज्यों को जीत करके नेपाल के एकीकरण की क्या कर दी, शुरुआत कर दी। अब पृथ्वी नारायण शाह के बाद उनका पुत्र सिंह प्रताप शाह उत्तराधिकारी हुआ, लेकिन ये केवल 3 सालों तक ही इसने क्या किया, शासन किया। सिंह प्रताप शाह के बाद 1778 से 1799 तक सिंह प्रताप शाह का उत्तराधिकारी हुआ रण बहादुर शाह, जो कि इसका पुत्र था। लेकिन रण बहादुर शाह जब गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र मात्र जो है 2.5 वर्ष की थी, यानी 2.5 साल की उम्र में ही उसे राजगद्दी प्राप्त हो गई। इसलिए जो उसका चाचा था हस्तिदल चौतरिया बहादुर शाह, 2 अलग अलग नाम आपको उत्तराखंड हिस्ट्री में मिलेंगे, हस्तिदल चौतरिया भी है और बहादुर शाह भी इसे कहा जाता है। पूरा नाम इसका हस्तिदल चौतरिया बहादुर शाह था, जो कि इसका सेनापति भी बना और रण बहादुर शाह का संरक्षक भी बना। तो जो ये सेनापति और ये संरक्षक बना, इसका भी जो है नेपाल के इतिहास में सबसे बड़ा योगदान है। क्यों? क्योंकि शुरुआत नेपाल के एकीकरण की थी पृथ्वी नारायण शाह ने, लेकिन हस्तिदल चौतरिया और बहादुर शाह के नेतृत्व में राजा जो रण बहादुर शाह था उसने पूरे नेपाल को एक कर दिया। और इवन नेपाल को एक करने के अलावा अगर आप देखें तो उसने कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश वाले भाग को भी जीत लिया। यानी उस समय नेपाल की सीमाएं पूर्व से पश्चिम तक बहुत ज़्यादा फैला दी थी। किसने? हस्तिदल चौतरिया और बहादुर शाह।
हम अभी कुमाऊं की साइड आएंगे, गढ़वाल की साइड आएंगे। फिलहाल जस्ट नेपाल का आपको ये इतिहास ध्यान रखना है। नेपाल के एकीकरण की शुरुआत होती है 1772 से। पृथ्वीनारायण शाह ने किया। काठमांडू के आसपास के जो प्रांत थे उन्होंने उसे क्या कर दिया, जीत लिया था। लेकिन नेपाल का पूरा एकीकरण किया रण बहादुर शाह, वहाँ पे राजा था, और उसका जो संरक्षक था वो था हस्तिदल चौतरिया बहादुर शाह, जिसने जो है नेपाल का क्या कर दिया, एकीकरण कर दिया। अब नेपाल एकीकरण के बाद एक शक्ति के रूप में उभरा, एक शक्ति के रूप में उभरा, और इसने 17 या मैं कहूं कि 18वीं शताब्दी के शुरुआत पे इसकी जो विस्तारवादी नीति थी वो अपने चरम पर थी। ये चारों तरफ से जीत रहे थे। तो सबसे पहले इन्होंने कुमाऊं को जीता। कुमाऊं को कब जीता, आपने उत्तराखंड हिस्ट्री में पढ़ा है। 1790 में इन्होंने क्या कर दिया था, कुमाऊं पे आक्रमण करके कुमाऊं को जीत लिया था। 1790 में जब कुमाऊं को जीत लिया, उसके बाद इन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया। 1804 में इन्होंने क्या कर दिया, गढ़वाल को भी जीत लिया। गढ़वाल के जो समय शाह राजवंश के राजा थे प्रद्युम्न शाह, उनको हरा करके इन्होंने गढ़वाल पर भी आक्रमण कर दिया। लेकिन ये यही नहीं रुके, इन्होंने जो है इनका जो सबसे बहादुर सेनापति हस्तिदल चौतरिया के साथ जो सबसे बहादुर सेनापति था वो अमर सिंह थापा था, जिसने बहुत बड़ा योगदान दिया था यहाँ की विजय में। और वो जो है हिमाचल प्रदेश के बाद कांगड़ा के बाद सतलुज नदी तक, यानी पंजाब तक के एरिया को उसने क्या कर दिया, जीत लिया। पंजाब तक के एरिया को जीत लिया। तो अगर मैं कहूँ कि 1804 और उसके नियर अबाउट नेपाल की बाउंड्री लाइन कहाँ बन गई थी, तो नेपाल केवल यहाँ तक सीमित नहीं रहा। नेपाल जो है काली नदी से आगे बढ़ करके हिमाचल पंजाब तक के क्षेत्र, कांगड़ा तक के क्षेत्र को नेपाल ने जीत लिया। और दूसरी तरफ सिक्किम वाले भाग से भी वो आगे बढ़े, पूर्व में सिक्किम की तरफ से आगे बढ़े, लेकिन सिक्किम की तरफ उन्होंने ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की, तो धीरे धीरे वो सिक्किम की तरफ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन वहीं तराई वाला क्षेत्र, यानी ये वाला क्षेत्र भारत का जो बिहार यूपी वाला क्षेत्र है, उस समय अवध था। मैं एग्जैक्ट बाउंड्री लाइन नहीं बनाई है क्योंकि उस समय 1800 की जब हम बात कर रहे हैं तो उस समय अवध के नाम से इसे जाना जाता था। अंग्रेज उसे शासित कर रहे थे और यहाँ के भी खुद छोटे मोटे राजा, लखनऊ के नवाब, अवध के नवाब, वो यहाँ पे शासन कर रहे थे। अब इन नेपाल ने यहाँ से भी जो है आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तो नेपाल ने इस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब हुआ क्या, एक तरफ नेपाली अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हैं, गोरखा अपने चरम पर हैं, गोरखा जो है बहुत तेज़ी के साथ अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी शक्ति है अंग्रेज, ब्रिटिशर्स, जो क्या कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, वो भारत पर भी धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं। अभी तक पूरा कब्जा भारत पे हुआ नहीं है। हम बात कर रहे हैं 1800 से लेकर के 1815-16 की बात हम कर रहे हैं। तो भारत पे भी ब्रिटिशर्स का पूरा कब्जा नहीं हुआ है। वो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स भी अपना क्या कर रहे हैं, साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं। तो दो साम्राज्यवादी शक्तियां आपस में टकराई, एक तरफ गोरखा और एक तरफ जो है ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स जब गोरखाओं से शुरुआत में टकराए तो ब्रिटिशर्स को बहुत अच्छे तरीके से पता था कि गोरखाओं से जीतना उनके लिए थोड़ा सा टफ है। क्यों टफ है, क्योंकि अगेन गोरखा सैनिक बहादुर होते हैं, और सबसे ज़्यादा अहम जो बात थी कि ब्रिटिशर्स के जो आधुनिक हथियार थे वो बंदूक के अलावा और कोई काम नहीं कर सकते। तोप वगैरह यहाँ इन रास्तों पे नेपाल की तरफ ले जाना, क्योंकि यहाँ दर्रों के द्वारा जो है नेपाल घिरा हुआ है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है, यहाँ से तो आप अटैक कर ही नहीं सकते। यहाँ से अगर आपको अटैक करना है तो दर्रे हैं, छोटे छोटे रास्ते हैं, नदियाँ पार करनी है। और जिस समय आपकी सेना नदी पार कर रही है उस समय अगर दूसरी तरफ से अटैक कर दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते, नदी के बीच में आप फंसे हैं। या अगर छोटे छोटे दर्रों से पास से अगर आप गुजर रहे हैं तो आपकी सेना कितनी भी बड़ी है वो सेना भी आपके काम नहीं आएगी, क्योंकि सैनिक एक साथ लड़ नहीं सकते, रणभूमि नहीं है, वो एक एक करके ही आगे बढ़ेंगे। तो ब्रिटिशर्स को ये पता था कि गोरखाओं को इनकी प्राकृतिक कंडीशन के कारण, इनकी जो ये ज्योग्राफी है, इनके कारण इन्हें जीतना थोड़ा सा क्या है, असंभव है। लेकिन हाँ, गोरखाओं को रोका जा सकता है कि भैया आप इससे आगे ना आए, इन्हें जो है अपनी सीमा में सीमित किया जा सकता है। तो जब गोरखाओं ने एक तरफ कुमाऊं गढ़वाल वाले क्षेत्र को जीत लिया, गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह जो कि युद्ध हारने के पश्चात हरिद्वार में निवास कर रहे थे, अंग्रेजों के पास गए और मदद मांगी। अंग्रेजों ने शुरुआत में राजा सुदर्शन शाह की कोई मदद नहीं की, उन्होंने कहा नहीं, हम इस लफड़े में अभी नहीं पड़ना चाहते हैं। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह की मदद के बहाने ही गोरखाओं को हराया। उसका कारण क्या था,
ब्रिटिशर्स और गोरखाओं का जो शुरुआती रिलेशन रहा, जब लॉर्ड वेलेस्ली यहाँ पे थे, लॉर्ड मिंटो यहाँ पे थे, तो इन्होंने मित्रता वाली अपनी क्या की, मित्रता रखी गोरखाओं से। इवन इतनी मित्रता थी कि ब्रिटिशर्स जो व्यापार करते थे तिब्बत के साथ, वो नेपाल की परमिशन के साथ नेपाल के ही रास्ते करते थे। आपको पता होगा जब गढ़वाल कुमाऊं में गोरखाओं का शासन था, तो उस समय ब्रिटिशर्स गढ़वाल कुमाऊं में जो भी बिजनेस करते थे, जो भी व्यापार करते थे, वो नेपाल की ही अनुमति प्राप्त करके करते थे। लीसा निकालना, पेड़ कटान वगैरह नेपाल की अनुमति से करते थे, तो मित्रता थी। लेकिन जब लॉर्ड हेस्टिंग यहाँ पे आए तो लॉर्ड हेस्टिंग की नीति थोड़ा सा बदली। लॉर्ड हेस्टिंग की नीति कैसे बदली? 1812 में दोनों के संबंधों में, 1812 में पहली बार थोड़ा सा तनाव आया। एक अंग्रेज यात्री था मूरक्राफ्ट, वो मूरक्राफ्ट जो है नेपाल के रास्ते होते हुए बिना अनुमति लिए, नेपाल के रास्ते होते हुए तिब्बत व्यापार के लिए चला गया। तो नेपाली दरबार को लगा कि शायद हो सकता है कि ब्रिटिशर्स अब हमारी ना सुने और खुद जो है अब व्यापार करना चाहते हैं। तो पहली बार तनाव आया, लेकिन यहाँ से भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। नई प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई? जब गोरखा जो है तराई वाले क्षेत्र में पड़े, आगे की तरफ बढ़े, तो यहाँ पे गोरखपुर है, आपका जो है बिहार के ये वाले एरिया में, पश्चिमी चंपारण वाला जो ये एरिया है, जब यहाँ बढ़े तो यहाँ दो प्रांत थे, वो थे बुटवल और शिवराजपुर। ब्रिटिशर्स और गोरखा के युद्ध का जो सबसे बड़ा कारण है वो प्रांत है बुटवल और शिवराजपुर, जो कि उस समय अवध के अंडर में थे। बुटवल और शिवराजपुर में राजा पृथ्वीपति शाह राज करता था। पल्पा क्षेत्र था, यहाँ पे पल्पा का नरेश था, और वो उस नरेश के अंदर बुटवल और शिवराजपुर था। ध्यान से देखिए, पृथ्वीपति शाह के अंडर में क्या है, बुटवल और शिवराजपुर, पल्पा के नरेश के नाम से जाना जाता था। लेकिन ये खुद सामंत था किसका? लखनऊ के नवाब का। ये खुद सामंत किसका था? लखनऊ के नवाब का। लखनऊ के नवाब का सामंत था का मतलब क्या है कि भैया ये पूरे तरीके से राजा ना होकर के लखनऊ के नवाब के संरक्षण में राज करता था। अब अंग्रेजों का एक तरफ युद्ध हुआ, कहाँ? लखनऊ के नवाब से। अब जब लखनऊ के नवाब के साथ अंग्रेज युद्ध कर रहे थे, तनाव की स्थिति थी, युद्ध की स्थिति थी, उस समय गोरखाओं ने जो है थोड़ा सा क्या किया, समय का फ़ायदा उठाते हुए बुटवल और शिवराजपुर पे अधिकार प्राप्त कर दिया। यानी नेपाल की सीमा यहाँ से आगे बढ़ गई, गोरखपुर की तरफ आनी शुरू हो गई। अब लखनऊ एक तरफ गोरखाओं ने बुटवल शिवराजपुर को जीत लिया, दूसरी तरफ लखनऊ के नवाब ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए, अंग्रेजों के सामने क्या कर दी? हार स्वीकार कर दी। अब यहाँ से शुरुआत क्या हुई? लखनऊ के नवाब जब अंग्रेजों के अधीन में आया तो अंग्रेजों ने गोरखाओं को कहा कि भैया ये जो बुटवल और शिवराजपुर है ये लखनऊ के नवाब के अधीन था, तो आप इसे ना रखें, इस प्रांत को, इस क्षेत्र को हमें क्या कर दें? वापस कर दें। लेकिन गोरखाओं ने, जो लॉर्ड हेस्टिंग थे, उन्होंने यहाँ संदेश भिजवाया बुटवल में, शिवराजपुर में 20 दिन का समय दिया, 20 डेज़ का आपको समय दिया जाता है, आप अपनी आर्मी को वापस नेपाल भेजिए और इन क्षेत्रों को बिना युद्ध के हमें वापस कर दीजिए। 20 दिन का जो ये समय दिया गया उसमें कोई जवाब गोरखाओं की तरफ से नहीं आया। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने यहाँ अपनी आर्मी भेज दी। बहुत आसानी से लॉर्ड हेस्टिंग ने जो है शिवराजपुर और बुटवल के प्रांत को जीत लिया, गोरखाओं को पीछे धकेल दिया। अब जब गोरखा यहाँ से पीछे चले गए, लॉर्ड हेस्टिंग यानी ब्रिटिशर्स ने ये वाला एरिया जीत लिया, तो यहाँ इन्होंने दोनों प्रांत में पुलिस चौकी स्थापित कर दी और सेना वापस आ गई। पुलिस चौकी स्थापित करके क्या कर दिया? सेना वापस आ गई। अंग्रेजों को लगा ये क्षेत्र आसानी से हमें मिल गया। लेकिन जब ब्रिटिशर्स की सेना वापस आ गई, यहाँ जो अंग्रेज अधिकारी थे, उनकी एक रात को गोरखाओं ने हत्या कर दी और दोबारा से इस प्रांत पे क्या कर दिया? कब्जा कर दिया। टोटल वहाँ पे 18 ऑफिसर्स थे, अंग्रेज ऑफिसर, जिनको जो है गोरखाओं ने मार करके दोबारा यहाँ पे कब्जा ले लिया। अब जब गोरखाओं ने ये कब्जा दोबारा लिया तो जाहिर सी बात है युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। गोरखाओं ने अंग्रेज सैनिकों को मार दिया। दूसरी तरफ जो है राजा सुदर्शन शाह भी अंग्रेजों के पास जा रखा है यहाँ से मदद मांगने के लिए। तो अंग्रेजों ने क्या किया? गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ध्यान रखिए, गोरखा अंग्रेज युद्ध 1814 से लेकर के 1816 तक हुआ। 1814 से लेकर के 1816 तक हुआ। 1814 में युद्ध की घोषणा हो गई और जब युद्ध की घोषणा हुई, अंग्रेज गोरखा युद्ध, तो अंग्रेजों ने बड़ी चतुराई के साथ, मैंने आपको पहले बताया, अंग्रेजों को ये पता था कि इस क्षेत्र को विजित करना, जीतना थोड़ा सा मुश्किल है।
तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने 4 डिवीजन मैदान में उतारे, अपने 4 डिवीजन मैदान में उतारे। पहला था मेजर जनरल मौर्य, और मौर्य को कहा गया कि आप बिहार वाले प्रांत से सीधे सीधे काठमांडू पर अटैक कर दीजिए। मेजर जनरल मौर्य बिहार से इन्हें क्या टारगेट दिया, आप काठमांडू पर अटैक करें। मेजर जनरल जे.एस. वुड, इन्हें कहा गया आप गोरखपुर वाले क्षेत्र से सबसे पहले तो बुटवल और शिवराजपुर को क्या कीजिए, आज़ाद करवाइए। तो एक तरफ काठमांडू में, दूसरी तरफ जो है गोरखपुर जो छावनी थी वहाँ से आर्मी कूच कर गई, कहाँ के लिए, शिवराजपुर के लिए और बुटवल प्रांत को जीतने के लिए। और जे.एस. वुड को इन दोनों को जीतने के बाद सीधे नेपाल पे दूसरी तरफ से अटैक करना था, यानी 2 तरफ से नेपाल गिर चुका था। तीसरा मेजर जनरल गिलेस्पी, मेजर जनरल गिलेस्पी को मेरठ मंडल से, तीसरा जो इनका छावनी थी मेरठ छावनी, गोरखपुर छावनी से हो गया, बिहार से हो गया काठमांडू, गोरखपुर से बुटवल शिवराजपुर, मेरठ छावनी से कहा कि आप जो है देहरादून वाले इलाकों को जीते, क्योंकि देहरादून भी उस समय जब हारा गढ़वाल का राजा तो गोरखाओं के कब्जे में था। हरिद्वार तक अंग्रेजों की सीमा थी, लेकिन हरिद्वार से इधर गोरखाओं का एरिया था। तो यहाँ पे गिलेस्पी को आदेश दे दिया गया कि भैया आप मेरठ से अपनी सेना को मार्च करवाइए और आप जो है देहरादून को जीतिए, देहरादून वाले क्षेत्र को जीतिए। और ऑक्टरलोनी जो कि चौथा था मेजर जनरल, चौथी जो सेना थी मेजर जनरल ऑक्टरलोनी के नेतृत्व में, इसे कहा गया आप पश्चिमी क्षेत्र में, यानी पश्चिमी जो मैंने आपको कहा हिमाचल प्रदेश कांगड़ा तक इनकी सीमा फैल चुकी थी, आप पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ जो अमर सिंह थापा है इसको रोकिए। तो यहाँ चारों तरफ से बिहार से नेपाल को घेर दिया गया है, गोरखपुर से नेपाल पे अटैक होगा, यहाँ पश्चिम में जो है अमर सिंह थापा को रोका जाएगा, देहरादून वाले एरिया में बलभद्र सिंह को रोका जाएगा। तो इन्होंने बहुत चतुराई के साथ अंग्रेजों ने चारों तरफ से क्या कर दिया, युद्ध छेड़ दिया। अब जब अंग्रेजों ने चारों तरफ से युद्ध छेड़ दिया तो युद्ध का परिणाम क्या हुआ, ये सोच के थोड़ा सा आश्चर्य आपको भी होगा कि 4 में से 3 सेनाओं की बुरी तरीके से हार हुई। अंग्रेजों की इस युद्ध में शुरुआती बहुत बुरी तरीके से हार हुई। मेजर जनरल मौर्य जो बिहार से काठमांडू पर अटैक करने गए थे, देखिए जे.एस. वुड ने बुटवल प्रांत जीत लिया, शिवराजपुर प्रांत जीत लिया, लेकिन जब वो काठमांडू में अटैक करने गए तो इन दोनों की जो सेना मिली, संयुक्त सेना की, काठमांडू में बहुत बुरे तरीके से हार हुई। मेजर जनरल गिलेस्पी खलंगा के युद्ध में मारा गया, यानी मेजर जनरल गिलेस्पी ये गोरखा इतिहास में, अंग्रेज इतिहास में बहुत बड़ा युद्ध हुआ है देहरादून के खलंगा में। शायद ही कोई अंग्रेज इतिहासकार ऐसा होगा जिसने जो है बलभद्र सिंह की बहादुरी की तारीफ नहीं की, क्योंकि यहाँ खलंगा किले में केवल 50 से 60 गोरखा सैनिक थे और मेजर जनरल गिलेस्पी जो है अपनी पूरी बटालियन के साथ आए थे, पूरे तोप वगैरह के साथ आए थे, लेकिन उन 50-60 सैनिकों ने जो है हार नहीं मानी। 1 महीने तक किला घिरा रहा और 1 महीने तक भी जब उन्होंने हार नहीं मानी तो मेजर जनरल गिलेस्पी जो है युद्ध करने आगे बढ़े। मेजर जनरल गिलेस्पी युद्ध में मारे गए और अंततः बलभद्र सिंह लास्ट में वहाँ से भाग गया, लेकिन मेजर जनरल गिलेस्पी मारे गए। कैप्टन हेरेसी को दोबारा से वहाँ चार्ज दिया गया, जो नए कैप्टन थे जिन्होंने देहरादून को जीता। कैप्टन हेरेसी ने युद्ध किया, बलभद्र सिंह वहाँ से भागा, लेकिन कब, 2 महीने पश्चात। 2 महीने तक वो 50 से 60 बहादुर सैनिक अंग्रेजों की पूरी बटालियन का सामना करते रहे। तो यहाँ मेजर जनरल गिलेस्पी मारे गए, इन दोनों की हार हुई। ऑक्टरलोनी ने पश्चिमी क्षेत्र में अमर सिंह थापा को हराया और अमर सिंह थापा के साथ ऑक्टरलोनी ने क्या कर दी, संधि कर दी। यानी 4 में से अगर सही जीत हुई सही मायनों में तो केवल मेजर जनरल ऑक्टरलोनी की हुई, किसके साथ, अमर सिंह थापा के साथ। तो ये पहली जब इनकी हार हो गई, ऑक्टरलोनी का केवल जो पश्चिमी क्षेत्र में विजय रहा, मेजर गिलेस्पी की जगह कैप्टन हेरेसी ने देहरादून वाला क्षेत्र जीत लिया, लेकिन काठमांडू में ये जीत नहीं सके। अब यहाँ से ऑक्टरलोनी जो है चले गए कहाँ, गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्र में। गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्र में जब ये गए तो गढ़वाल में उस समय बमशाह जो है क्या था, कुमाऊं वाले क्षेत्र में जो है राज करता था। बमशाह और ई गार्डनर जो कि उस समय गवर्नर या एजेंट गवर्नर थे ब्रिटिश सेना के साथ, उन दोनों के बीच संधि हुई कब, 27 अप्रैल 1815, 27 अप्रैल 1815 को बमशाह और ई गार्डनर के बीच क्या हो गई, पैक्ट हो गया। संगोली पैक्ट का शुरुआत है, संगोली पैक्ट ये नहीं है। इन दोनों ने अपनी जो है संधि कर दी और संधि में निश्चित कर दिया कि काली नदी सीमा है। गोरखाओं ने जो है गढ़वाल कुमाऊं वाला क्षेत्र क्या कर दिया, छोड़ना शुरू कर दिया और काली नदी के दूसरी तरफ यानी पूर्वी तरफ जाने लगे। यहाँ से शुरुआत हुई। 2 दिसंबर 1815 को संगोली पैक्ट हुआ, लेकिन उससे पहले
उससे पहले हुआ क्या, केवल काठमांडू वाला तो पूरी तरीके से गोरखाओं के अधीन है, देहरादून वाला क्षेत्र चला गया है किसके पास, अंग्रेजों के पास, और पश्चिमी क्षेत्र भी चला गया है अंग्रेजों के पास। दो गुट यहाँ बन गए। थापा गुट चाहता था गोरखा दरबार में कि अंग्रेजों के साथ तुरंत युद्ध किया जाए, हालांकि हम हारे हैं लेकिन इस तरीके से नहीं आ रहे कि एक तरफा हार हुई, तो हम युद्ध में अंग्रेजों को हरा सकते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया जाए, युद्ध कर दिया जाए। जबकि 5 मिनट आपके पास हैं लाइव क्लासेस के लिए, अगर एंड होगा तो मैं आपको दोबारा जोड़ूंगा, जाइएगा नहीं। चलिए, जबकि दूसरा गुट चाहता था, खास करके बमसा वाला गुट, कि भाई अंग्रेजों के साथ क्या कर दिया जाए, संधि कर दी जाए। तो दो गुट बट गए, लेकिन अल्टीमेटली राजा ने क्या कर दिया, पैक्ट कर दिया। 2 दिसंबर 1815 को संगोली जो है चंपारण बिहार का क्षेत्र है, वहाँ पे बुलाया गया और दोनों के बीच आपस में संधि कर दी गई। लेकिन मैंने कहा 2 गुट बटे हुए थे, उन 2 गुटों के कारण क्या हुआ, दिसंबर में संगोली पैक्ट हुआ, जिसकी नेपाल दरबार ने जो है पूरी तरीके से पुष्टि नहीं की। फरवरी 1816 में गोरखाओं ने दोबारा से युद्ध की घोषणा कर दी। अंग्रेज बिल्कुल तैयार थे। यहाँ मकवानपुर में जो है अंग्रेज और गोरखाओं का युद्ध हुआ। इस युद्ध में गोरखाओं की बुरी तरीके से हार हुई। अब नेपाल की या नेपाल राज दरबार की मजबूरी हो गई थी कि भैया अब संगोली पैक्ट को जो है माना जाए। तो इन्होंने 1816 में 4 मार्च 1816, आप ध्यान रखिएगा, अंग्रेज गोरखा युद्ध 1814 से 1816 चला। पहली संधि 27 अप्रैल 1815 में कुमाऊं में हुई। उसके बाद 2 दिसंबर 1816 को 2 दिसंबर 1815 को संगोली पैक्ट हुआ बिहार चंपारण में, लेकिन तुरंत गोरखाओं के द्वारा युद्ध की घोषणा कर दी गई। और जब युद्ध की घोषणा हो गई, मकवानपुर में युद्ध हुआ। जनरल ऑक्टरलेनी जो कि उस समय जीता था, उसके नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया और गोरखाओं की बुरी तरीके से हार हुई। 4 मार्च 1816 को जो है गोरखाओं ने क्या कर दी, संधि की पुष्टि कर दी कि हाँ ठीक है, हम इस संधि को अब मानते हैं। सीमा निश्चित कर दी गई संधि के द्वारा। सीमा कहाँ की निश्चित करेंगे, उत्तराखंड। देखिए, भारत और नेपाल के साथ उत्तराखंड वाला एरिया, यूपी वाला एरिया, बिहार, ये अवध वाला एरिया उस समय था। वेस्ट बंगाल और सिक्किम, कौन कौन से स्टेट हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी और उत्तराखंड, जो नेपाल के साथ क्या कर रहे हैं, बाउंड्री लाइन शेयर कर रहे हैं। तो उत्तराखंड, अवध, सिक्किम और बिहार में क्या कर दी गई, सीमा निश्चित कर दी गई। यहाँ आपका सिक्किम की तरफ से, और यहाँ प्राकृतिक सीमा चारों तरफ से अगर देखें तो नदियों के द्वारा प्राकृतिक सीमा ही इनकी जो है निश्चित की गई है। अब हम डिस्प्यूट की बात करेंगे कि विवाद क्या है। तो विवाद आपको पता है कि जो ये विवाद है ये उत्तराखंड वाले क्षेत्र से है, यानी काली नदी वाला जो क्षेत्र है वो वाला यहाँ पे विवाद है। ये विवाद क्यों अभी उत्पन्न हुआ और क्यों इतना ज़्यादा जो है इस समय न्यूज़ में है, इस पे चर्चा करें। देखिए, विवाद का जो सबसे प्रमुख कारण है वो क्या है, सीमा निश्चित हो गई। डिस्प्यूट कहाँ से आया, डिस्प्यूट आया, अगर आप देखें तो नेपाल के साथ काली नदी हमारी सीमा बनाती है, और जो ये ऊपर वाला एरिया है ये है पूरा ट्रायंगल पास, इसे कहा जाता है लिपू लेक। लिपू लेक ट्रायंगल पास है। लंपियाधुरा और काला पानी, 3 जगह हैं, लिपू लेक, काला पानी, लंपियाधुरा। ये आप इस तरीके से देखें इसे कि लिपू लेक आप इसे माने, काला पानी आप इसे माने और लंपियाधुरा आप इसे माने, लंपियाधुरा आप इसे माने और काला पानी आप इसे माने। यानी ईस्ट की तरफ से देखें, सबसे पहले लिपू लेक आता है, देन काला पानी आता है, देन लंपियाधुरा आता है। अंग्रेजों ने सीधे सीधे निश्चित कर दिया कि भैया जो सीमा है वो काली नदी है। तो यहाँ तो कोई विवाद की स्थिति है ही नहीं। जहाँ जहाँ काली नदी बहेगी, कल के डेट में अगर ईस्ट में चली गई, वेस्ट में चली गई, जहाँ काली नदी है वो सीमा निश्चित है। लेकिन शुरुआत में जो है डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट का कारण क्या है कि जो काली नदी है वो उसकी धाराएँ 3 मुख्य धाराएँ हैं। 3 अलग अलग धाराओं से मिलकर के क्या बनती है, काली नदी बनती है। अब जब 3 अलग अलग धाराओं से मिलके बनती है, कोई भी नदी आपको पता है हिमखंड से निकल रही है। आप गंगा ले लीजिए, गंगोत्री में भागीरथी, या यमुना ले लीजिए, या आप जो है अलकनंदा ले लीजिए। तो जो ताल से निकलती है उसकी तो एक धारा है, लेकिन जब वो ताल से निकल रही है तो उसमें आसपास छोटी छोटी धाराएं भी मिल जाती हैं तुरंत ही। तो हम एक निश्चित स्थान को क्या मानते हैं कि भैया ये धारा यहाँ से निकल रही है। गंगा, यमुना, आपका जो है
जो बड़ी नदियां हैं जो ऐतिहासिक महत्व की हैं, उनका तो ऑलरेडी निश्चित है, पुराणों में महाभारत में लिखा है कहाँ से कैसे निकल रही है। लेकिन काली नदी का इतना महत्व नहीं था, तो वहाँ निश्चित नहीं है कि कहाँ पे से नदी निकल रही है। तो ये नदी निकालने का या उद्गम का जो स्थल था वो किन्होंने खोजा? खुद अंग्रेज़ों ने खोजा। और अंग्रेज़ों ने क्या खोजा? अंग्रेज़ों ने सबसे पहली चीज़ क्या कर दी? निश्चित हो गई सीमा काली नदी। अब जब काली नदी सीमा निश्चित हो गई तो 1827 में 1816 में संधि हो गई। लेकिन अंग्रेजों ने जो पहला मैप निकाला वो निकाला 1827 में। अब देखिए विवाद यहीं से शुरू है। 1827 में अंग्रेजों ने पहला मैप निकाला और पहले मैप में इस वाली धारा को यानी वेस्ट वाली धारा को जो है काली नदी माना। और अगर हम इस मैप को माने 1827 के, तो इट मीन्स ये वाला क्षेत्र नेपाल के पास चला जाता है, काला पानी लिपुलेख, क्योंकि इस वाले धारा के द्वारा अंग्रेजों ने जो है मैप में सीमा या काली नदी का उद्गम माना है। लेकिन शुरुआत में तो अंग्रेजों ने सोचा किसी महत्व का नहीं है, उन्होंने फटाफट सीमा निश्चित कर दी। लेकिन बाद में उन्हें क्या महसूस हुआ कि तिब्बत के साथ अगर व्यापार करना है तो तिब्बत के साथ व्यापार, मैंने क्या कहा था कि भैया नेपाल के इस तरफ पहाड़ है, यहाँ से व्यापार नहीं हो सकता है। व्यापार कहाँ से होगा? या तो उत्तराखंड के दर्रों के द्वारा होगा, और दूसरा व्यापार हो सकता है इसी दर्रे के द्वारा, लिपुलेख दर्रा, जो ट्राइंगल पास मैंने कहा, एक तरफ भारत है, एक तरफ जो है नेपाल है और एक तरफ तिब्बत वाला एरिया है। तो अंग्रेजों को अपनी भूल समझ में आ गई कि हमने गलती से जो है ये जो राजनीतिक महत्व का जो ये क्षेत्र है ये हमने जो है किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। तो इन्होंने गोरखाओं को दे दिया। तो इन्होंने 1860 में 1860 में दूसरा मैप निकाला जिसमें इन्होंने जो है सीमा निश्चित की या धारा निश्चित की। कौन सी? ईस्ट वाली। और मैप को जो है चलन में आ गया। नेपाल की तरफ से, नेपाली राजदरबार की तरफ से कोई जो है विवाद नहीं किया गया, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया गया। रीजन वही है कि अगेन कोई जो है बहुत ज़्यादा महत्व का नहीं था, लोग यहाँ पे निवास करते नहीं है, बर्फीला इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो क्या करना है, कहीं भी रहे, आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो 1860 ऑनवर्ड्स ये मैप तैयार हो गया। अब कहाँ से? 1962 में, 1860 के बाद सीधे 102 सालों बाद बात आ रही है 1962 में। 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर हुआ, भारत और चीन के बीच जब जो है युद्ध हुआ, तो उस समय इस क्षेत्र का महत्व थोड़ा सा और बढ़िया, क्योंकि तिब्बत के इस क्षेत्र से भी चाइना हम पे अटैक कर सकता था। तो 1962 में युद्ध के समय जो है नेपाल दरबार से, नेपाल में किंगडम था उस समय, हेरिडिटी मोनार्की थी, राजशाही थी, तो वहाँ से परमिशन ली भारत सरकार ने और विद परमिशन यहाँ पे अपनी क्या कर दी? चौकी स्थापित कर दी, आर्मी की या पैरामिलिट्री की चौकी इन्होंने स्थापित कर दी। तो विद परमिशन, नॉट विदाउट परमिशन। और जब इन्होंने परमिशन ली नेपाल से, नेपाल ने अगेन कोई जो है विरोध नहीं किया और यहाँ पे चौकी भारत की क्या हो गई? स्थापित हो गई। अभी भी कोई विवाद नहीं है। 1990 में, 1990 में नेपाल डेमोक्रेटिक कंट्री बना, यानी वहाँ हेरिडिटी मोनार्की समाप्त हुई। उसे हम पढ़ेंगे हेरिडिटी मोनार्की नेपाल में कैसे समाप्त हुई, लेकिन वहाँ राजशाही का अंत हुआ, वहाँ क्या हो गया? डेमोक्रेसी शुरू हो गई। अब जब वहाँ डेमोक्रेसी शुरू हो गई तो पहली बार मैप या समझौते सरकार के पास है। अभी तक राजदरबार के पास है, राजदरबार जैसा चाहे वैसा डिसीजन लिए, लेकिन अब वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन चुकी है, तो उसने पहली बार मैप देखे। वहीं से विवाद शुरू हो गया था 1990 से, हालांकि कभी जो है हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन 1990 से विवाद शुरू हो गया और विवाद इसी क्षेत्र को लेकर के शुरू हो गया, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उसने कहा भैया ये वाला एरिया हमें चाहिए। आज के समय में कोई अपना छोटा सा एरिया देने को तैयार नहीं है, और चाहे कितना भी छोटा देश हो, चाहे भारत के सामने नेपाल कुछ ना हो, लेकिन नेपाल की अपनी संप्रभुता है। अगर हम नेपाल के कुछ एरिया को लेना चाहें तो नेपाल विरोध करेगा, और करना उचित भी है, क्योंकि छोटे हैं लेकिन संप्रभुता, सॉवरेनिटी हर किसी देश की है। तो अब हुआ क्या? 1990 से हल्का फुल्का डिस्प्यूट हुआ। 2000 में इस डिस्प्यूट को सुलझाने की कोशिश भी की अटल बिहारी सरकार ने। अटल बिहारी सरकार और नेपाल सरकार ने जो है उसमें सुलझाने की कोशिश की। यहाँ पे फील्ड सर्वे करवाया गया, भैया चलो चेक करते हैं कौन सा विवाद को सुलझाते हैं। लेकिन नेपाल की तरफ से डिमांड की गई कि आप अपनी जो है वहाँ पे जो चौकी स्थापित है आर्मी की, उसे हटा दीजिए, उसे पीछे कीजिए। भारत सरकार ने इस डिमांड को नहीं माना और वहीं पे जो है वो जो समझौता करने की कोशिश कर रहे थे वो समाप्त हो गया। तो यहाँ डिस्प्यूट शुरू हुआ था। लेकिन अभी आज की अगर हम बात करें तो आज क्यों? सबसे पहले मई 2015, अब देखिए काफ़ी लोग न्यूज़ चैनल में आप सुन रहे हैं चाइना की गोद में बैठ गया, चाइना में कुछ लेना देना नहीं है। आई थिंक हो सकता है पॉलिटिकली, लेकिन जो मेरा अपना मानना है कि चाइना का इस विवाद से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मई 2015 में
इंडिया और चाइना अपना ट्रेड रूट तय कर रहे थे, और जब ट्रेड रूट तय कर रहे थे इंडिया और चाइना, तो उन्होंने इस रूट को भी तय किया कि भैया हम जो है यहाँ से क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। कौन व्यापार करेगा? भारत और चाइना। यहाँ बात नेपाल की नहीं हो रही, भारत और चाइना आपस में समझौता कर रहे हैं, और भारत और चाइना जब आपस में ट्रेड रूट बना रहे हैं कि हम यहाँ से व्यापार करेंगे, तो व्यापार करने के साथ एक बहुत अहम मुद्दा वहाँ पे आया, मानसरोवर यात्रा का। पहले भी मानसरोवर यात्रा यहाँ से होती थी। मेन मानसरोवर यात्रा कहाँ से होती है? सिक्किम के रास्ते, सिक्किम के नाथुला दर्रे से यहाँ से थोड़ा बहुत होती थी, लेकिन तिब्बत में या चाइनीज़ के द्वारा कभी परमिशन दी जाती थी, कभी रोक दिया जाता था, मन माफी था चाइना का, दिया या नहीं दिया, लेकिन यात्रा होती थी पहले भी। 1998 में कैलाश मानसरोवर यात्रा में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, मालपा भूस्खलन। मालपा भूस्खलन जब हुआ था तो कैलाश मानसरोवर यात्रियों का दल वहाँ से जा रहा था, ऊपर से पूरी पहाड़ी गिर गई। 5 दिन तक वहाँ पे जो है वो पहाड़ी गिरती रही। 221 यात्री मारे गए थे, और उसको जो है बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। जो फेमस इंडियन डांसर थी प्रतिमा बेदी, उसकी भी जो है उस एक्सीडेंट में या वहाँ पे जो है डेथ हुई थी। तो यात्रा वहाँ भी चल रही थी, लेकिन अब क्या हुआ कि जब यहाँ रूट इंडिया और चाइना ने तय किया, तो समझौते में भारत की तरफ से ये पॉइंट भी चला गया कि मानसरोवर यात्रा सिक्किम के नाथुला से तो चलती रहेगी, लेकिन हम अहम मानसरोवर यात्रा या अधिकतर कहाँ से करेंगे? इस लिपुलेख दर्रे से करेंगे। चाइना ने कुछ नहीं किया, चाइना यहाँ पे तैयार हो गया, लेकिन नेपाल ने दोनों देशों के सामने प्रोटेस्ट किया, चाइना के सामने भी और भारत के सामने, कि भैया ये हमारा एरिया, आप यहाँ से इस तरीके की कोई संधि समझौते या बिना हमें बताए हुए आप नहीं कर सकते हो। तो नेपाल ने चाइना को के सामने भी प्रोटेस्ट किया, भारत के सामने भी प्रोटेस्ट किया। मैं इसी कारण से कह रहा हूँ कि चाइना का इससे लेना देना नहीं है, चाइना तो अब सामने आ रहा है, लेकिन ये बात 2015 की है। अब जब मानसरोवर यात्रा इन्होंने यहाँ से तय कर दी कि भैया यहाँ से होगी, तो जाहिर सी बात है कि अब रास्ता अच्छा बनाते हैं, क्योंकि मालपा भूस्खलन बहुत बड़ी वजह थी कि भैया बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, पहाड़ी रास्ते हैं, तो उसे काट करके रोड बना दिया जाए, क्योंकि यहाँ से मानसरोवर यात्रा हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। चाइना ने साथ जो है समझौता हो चुका है। तो अब उससे भी पहले मानसरोवर यात्रा की जो रोड बनी, उससे भी पहले एक पॉइंट और आया, नवंबर 2019 में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर वाला एरिया अपने क्षेत्र में दिखाने के लिए, किसको एरिया को? जम्मू कश्मीर वाला एरिया, नॉट नेपाल, जम्मू कश्मीर वाला एरिया जो है अपने क्षेत्र में दिखाने के लिए भारत ने क्या बनाया? अपना मैप बनाया, ऑफिशियल मैप उन्होंने किया, उसमें परिवर्तन किया, लेकिन था वो परिवर्तन जम्मू कश्मीर के लिए, असर कहाँ पड़ गया? नेपाल के साथ। क्यों? क्योंकि भारत ने इस वाले, क्योंकि जब मैप बन रहा है तो ऐसा तो होगा नहीं एक तरफ की बाउंड्री बनाएंगे, पूरा मैप बनाया, असर पड़ गया, भारत ने ये वाला एरिया जो है अपने क्षेत्र में दिखाया। इससे पहले अनऑफिशियली दोनों इस एरिया को, भारत भी और नेपाल भी, अपने अपने क्षेत्र में दिखाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब ऑफिशियली भारत ने अपने मैप में दिखाया तो वहाँ से भी एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। नेपाल सरकार ने इसका विरोध किया, और इसके चक्कर में नेपाल ने अपना मैप तैयार किया। और जब नेपाल ने अपना मैप तैयार किया तो नेपाल ने जो है, देखिए आप इस पॉइंट को पकड़िए, नेपाल ने मैप तैयार क्यों किया? तब किया जब भारत ने अपना मैप तैयार किया। अगेन चाइना या कोई और लेना देना नहीं है। अब जब इन्होंने अपना मैप तैयार कर दिया तो उसका प्रोटेस्ट भारत सरकार ने किया, भैया ये एरिया आप मत दिखाओ, तो दूसरा कारण यहाँ से मिल गया। और तीसरा सबसे अहम हो गया 2020 में, जब BRO, अभी जो है हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जो है यहाँ रोड का क्या कर दिया? उद्घाटन कर दिया। काला पानी से लेकर के लंपिया धुरा काला पानी होते हुए 80 किलोमीटर रोड का उद्घाटन हुआ। क्यों? मानसरोवर यात्रा रूट प्लान जो ट्रेड रूट के लिए। अब जब इन्होंने इस तरीके से अपनी रोड वगैरह बनानी शुरू कर दी तो नेपाल ने पूरे तरीके से प्रोटेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो है विवाद हो गया, तो विवाद आपको समझ में आ गया होगा डिस्प्यूट क्यों है। अब मैं थोड़ा सा समय है, मैं बात करता हूँ इंडिया नेपाल रिलेशन की। अभी जिस स्थिति में है, क्या उस स्थिति में होने चाहिए, या दोनों सरकारों को अपने तरफ से कुछ काम करने की, इस पर कुछ वर्कआउट करने की ज़रूरत है। तो भारत नेपाल संबंधों की अगर मैं बात करूं, बहुत ही ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जो है रिलेशन भारत के नेपाल के साथ रहे हैं। हिस्टोरिकल रिलेशन क्यों रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चलते हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर मैं बहुत पुराने समय में मैं चला जाऊँ, लेटर वैदिक पीरियड में चला जाऊँ, तो लेटर वैदिक पीरियड में आपको पता है एक हमारा बहुत माना हुआ ग्रंथ है स्कंद पुराण। और स्कंद पुराण के जो 5 खंड हैं, केदार खंड, मानस खंड जो गढ़वाल और कुमाऊँ क्षेत्र से संबंधित है, जालंधर खंड जो पंजाब से संबंधित है,
और कश्मीर खंड, जो कश्मीर जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से संबंधित है, उसी का 5वां खंड है नेपाल खंड। यानी स्कंद पुराण में नेपाल की बहुत विस्तृत तरीके से जो है जानकारी दी गई है। तो यानी उस समय से कुछ ना कुछ संबंध नेपाल के साथ हमारे रहे हैं। उसके बाद हम आगे चलें तो लेटर हिस्ट्री में भी हम कहते हैं कि रोटी बेटी का संबंध हमारा नेपाल के साथ रहा है। रोटी बेटी का संबंध रहा है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है पुराने समय से ही नेपाल और भारतीयों के बीच में आपसी रिश्ते रहे हैं। आपसी रिश्ते रहे हैं मीन्स लड़कियों की दोनों तरफ से शादियां होना बहुत कॉमन सी बात थी। या जो यहाँ पे गढ़वाल में, कुमाऊं में जो राजवंश राज करते थे, उनका नेपाल की राजशाही के साथ अच्छे संबंध होते थे। उनकी शादी वगैरह, उनकी महारानियों की जो है शादी वगैरह नेपाल या जो है गढ़वाल क्षेत्र में होती थी। अभी की अगर मैं करंट की ही बात करूं तो हमारी जो शाह राजवंश की रानी है इस समय, और हमारी टिहरी गढ़वाल से जो है सांसद हैं कमलेंदुमती शाह, उनके वो भी जो है नेपाल की राजशाही परिवार से संबंधित है। तो इसलिए कहा गया है कि हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे रहे हैं। रोटी बेटी का संबंध भारत और नेपाल का है। इसी रोटी बेटी के संबंध को देखते हुए 1950 जब भारत आज़ाद हुआ 1950 में, तो पहली बार इंडिया और नेपाल के बीच जो है एग्रीमेंट हुआ। इंटरनेशनल एग्रीमेंट भारत और नेपाल के बीच आज़ादी के बाद 1950 में हुआ। और जो ये एग्रीमेंट था, इस एग्रीमेंट में क्लियरली कहा गया कि भैया ये जो बाउंड्री लाइन है भारत और नेपाल की, हमारे आपसी रिलेशन इतने ऐतिहासिक महत्व के हैं कि ये बाउंड्री लाइन केवल नॉमिनल है, नाम मात्र की है, ये कोई ऑफिशियल बाउंड्री लाइन नहीं है। और ये जो बाउंड्री लाइन है ये ओपन बाउंड्री लाइन है, इसीलिए ज़्यादा विवाद शुरुआत में हुआ नहीं, क्योंकि ये जो बाउंड्री लाइन भारत और नेपाल की बनी है ये ओपन बाउंड्री लाइन है। ओपन बाउंड्री लाइन का मीनिंग हो गया क्लोज ना होकर के कोई भी भारतीय नेपाल जा सकता है, कोई भी गोरखा या नेपाली भारत आ सकता है विदाउट पासपोर्ट, विदाउट वीज़ा। आपको अगर नेपाल जाना है, आपको पासपोर्ट, वीज़ा, किसी परमिशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और इससे भी अहम, कोई भी भारतीय नेपाल में और कोई भी गोरखा भारत में प्रॉपर्टी खरीद सकता है। सबसे अहम पॉइंट, कोई भी नेपाली भारत में आकर के अपने यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, किसी भी प्रकार का बिजनेस कर सकता है, किसी भी प्रकार का ट्रेड वो कर सकता है। और सेम भारतीय भी नेपाल जा कर के ये काम कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है विवाद क्यों होता? विवाद का तो कोई नाम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी बाउंड्री लाइन ओपन है। हम एक तरीके से देखा जाए तो जो अधिकार भारतीयों को मिले हैं उसमें कई अहम अधिकार हमने नेपालियों को भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या जो ये एग्रीमेंट हुआ है, जो पैक्ट हुआ है, उसके द्वारा दिए हैं। आपको पता है हमारी आर्मी में अगर आप देखें, गोरखा रेजिमेंट बिल्कुल अलग है। यहाँ पे जितनी भर्तियाँ होती हैं उन भर्तियों में नेपाली मूल के निवासियों को जो है अलाउड किया गया है कि आप यहाँ पे आके जो है इंडियन किसी भी प्रकार की सर्विस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यानी हमने एरिया या बाउंड्री लाइन ओपन रखी कि दोनों एक दूसरे का क्षेत्र का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, चाहे भारतीय नेपाल में करें, चाहे नेपाल भारत में करे। तो यानी हमारे रिलेशन बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक है। दूसरी तरफ हम जोग्राफिकली देखें या इकोनॉमिकली देखें तो यहाँ पे भी भारत नेपाल के रिलेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेपाल को भी ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए नेपाल, मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पहाड़ों से घिरा हुआ है, तिब्बत वाला भाग है, और इस तरफ उत्तर की तरफ उसका पूरा भारत का क्षेत्र है। नेपाल में जो भी व्यापार होता है इंटरनेशनल, जो भी इंपोर्ट नेपाल करता है या एक्सपोर्ट नेपाल करता है, वो भारत के कोलकाता बंदरगाह से करता है, क्योंकि उसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। कोई भी देश नेपाल अपना कोई सामान भेजना चाहता है तो भारत के कोलकाता बंदरगाह पे उतर के बाई रोड जो है फिर नेपाल पहुंचाया जाता है। इससे नेपाल की कॉस्ट जो है बहुत कम हो जाती है। वहीं अगर नेपाल इस क्षेत्र से ट्रेड करने की कोशिश करे तो ट्रेड तो कर लेगा, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। तो यानी नेपाल को भी देखना पड़ेगा कि जोग्राफिकली जो है उसके लिए भारत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इकोनॉमिकली भी नेपाल के लिए भारत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे जो ये ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, जो ये जोग्राफिक हमारे रिलेशन है, जो हमारे इकोनॉमिक रिलेशन है, इन रिलेशन को हमें बनाए रखना पड़ेगा। अब बनाए रखना पड़ेगा कैसे, क्या इसके लिए हम कर सकते हैं? तो हमें कुछ चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि यहाँ पे नेपाल सरकार से ज़्यादा जिम्मेदारी भारत सरकार की बनती है। वो क्यों बनती है कि पहली चीज़,
हमें नेपाल के साथ अपने रिलेशन सही रखने होंगे। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप हमारे पड़ोसी देशों को देखें, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, या तिब्बत वाला भाग हो गया चाइना का। इन सब में सबसे अच्छे रिलेशन अगर किसी पड़ोसी के साथ हमारे रहे हैं तो भारत और नेपाल के रहे हैं। नेपाल के साथ हमारे जो है काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। या मैं बात करूं भूटान के साथ अच्छे हैं, म्यांमार के साथ अच्छे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिलेशन किसी के साथ नहीं है जितने भारत और नेपाल के साथ रहे हैं। या केवल भारत और उसके पड़ोसी देश नहीं, दुनिया में बहुत कम 2 देश ऐसे होंगे जिनके आपस में इतने गहरे रिलेशन रहे हैं, इतने गहरे संबंध रहे हैं। अभी 2014 में प्रधानमंत्री मोदी नेपाल यात्रा पर गए थे। उस समय नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उन्होंने नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को संबोधित किया। तो उन्होंने एक कोट किया, उस कोट में मोदी जी ने नेपाल और भारत के संबंधों को बखूबी बयान कर दिया था। वो कोट इस प्रकार था कि हाउ कैन इंडिया बी हैप्पी इफ़ नेपाल इज़ अनहैप्पी। भारत कैसे खुश रह सकता है अगर नेपाल खुश नहीं है। तो इस एक पंक्ति से ही भारत और नेपाल के रिलेशन की हमें जानकारी हो सकती है, कितने रूट लेवल तक, कितने जो है गहरे संबंध हमारे भारत और नेपाल के हैं। तो इनको सुधारने के लिए देखिए कुछ चीज़ें भारत सरकार के द्वारा, नेपाल सरकार के द्वारा की जा सकती है। पहली चीज़ तो दोनों सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि भैया आपस में बैठ करके समझौता करें। जो डिस्प्यूट है उस पर न्यूज़ चैनल, फालतू की बयानबाजी, ये सब ना कर करके क्या करें, आपस में बैठें और उन मुद्दों को सुलझाएं। दूसरा, भारत सरकार भूटान की तरह, जैसे भारत ने भूटान के साथ एग्रीमेंट किया 2006-7 में, 1949 में जब भूटान और भारत के बीच जो है इंटरनेशनल टेरिटरी हुई थी, तो उस समय भूटान भी नाखुश था। लेकिन 2006-7 के आसपास जो है इंडियन गवर्नमेंट, भूटान गवर्नमेंट आपस में बैठी, उस विवाद को सुलझा दिया टेबल पर ही। तो ऐसा ही दोनों देश जो है आपस में या तो बैठ करके समझौता कर दें, या दूसरा इनके पास सबसे बढ़िया है कोई इकोनॉमिक जोन बना दें। भारत नेपाल की सीमा में इकोनॉमिकली क्या कर दिया जाए, जोन क्रिएट कर दिया जाए। तीसरा, हमारे नेपाल के साथ संबंध अच्छे हैं, इसका हम ये काम कर सकते हैं कि भैया भारत और नेपाल जहाँ जहाँ सीमा पर विवाद है, जहाँ जहाँ सीमा पर विवाद है वहाँ भारत और नेपाल कंबाइंड रूप से, देखिए नेपाल के साथ रिश्ते अच्छे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत और नेपाल जो है कंबाइंड रूप से अपनी आर्मी चौकी या पुलिस चौकी वहाँ बना लें। दोनों जो है एक दूसरे की यहाँ पे सहायता करें आपसी ऐतिहासिक रिश्तों को देखते हुए। तो ये यहाँ पे काम किया जा सकता है, इस तरीके से शायद ये डिस्प्यूट कम हो। और चौथा अहम जो भारत सरकार को करना पड़ेगा, अभी आप टीवी में डिबेट देख रहे हैं, डिबेट में जो बात चल रही है हम चाइना को बीच में लेके आ रहे हैं, जबकि हमें अच्छे तरीके से पता है चाइना का भी रोल है, लेकिन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल नहीं है। मैंने आपको बताया विवाद 90s से ही शुरू था, और 2015 में तो इंडिया चाइना आपस में संबंध बना रहे थे, इंडिया चाइना आपस में पैक्ट कर रहे थे, नेपाल तो बीच में था ही नहीं। तो नेपाल के चाइना के साथ क्या संबंध है, इस बात को छोड़ दिया जाए, क्योंकि नेपाल भी सोवरेन कंट्री है। वो किस कंट्री के साथ कैसा संबंध रखना चाहता है वो वहाँ की सरकार डिसाइड करेगी। तो नेपाल चाइना के संबंधों को भारत सरकार तवज्जो ना दे करके भारत सरकार इस बात पे ध्यान दे कि नेपाल के साथ भारत के रिलेशन कैसे अच्छे हो सकते हैं, चाइना के साथ कैसे रिलेशन है वो नेपाल गवर्नमेंट खुद देख सकती है। हम इस बात पे जोर दें कि हमारी गवर्नमेंट ऐसा क्या करे कि हमारे नेपाल के साथ और अच्छे रिलेशन रह सकें, क्योंकि अगेन मैंने जो आपको कहा, नेपाल हमारे लिए भी एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। तो हमारी भी जिम्मेदारी, हमारी सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन रिलेशन को बनाए रखें। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिन्हें जो है दोनों सरकार अगर चाहे तो मिलकर के इस डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी अगर आपके सुझाव हो, कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नए वीडियो तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।